प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पेस एकेडमी पर। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, पिछले 2 क्लास से हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग देखे हैं कि छत्तीसगढ़ के जो नदी अपवाह तंत्र है उसे कितने भागों में बांटा गया है। साथ ही साथ हम लोग ये जान चुके हैं कि छत्तीसगढ़ के जो नदी अपवाह तंत्र है उसे 5 भागों में बाँटा गया है, जिसमें से हम लोग 4 नदी अपवाह तंत्र को पढ़ लिए हैं। एक नदी अपवाह तंत्र बचा हुआ है जो कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। तो चलिए, आज के इस क्लास के अंतर्गत हम लोग छत्तीसगढ़ के गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत देखते हैं जी। ठीक है? तो चलिए कोई विलंब ना करते हुए हम लोग गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को देखते हैं। अगर मैं गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की बात करूं, इसकी गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की बात करूं तो ये जो क्षेत्रफल होगा छत्तीसगढ़ के जो नदी अपवाह तंत्र का उसका कितना प्रतिशत गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का रहेगा, भागीदारी कितनी है। तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को देख लेते हैं। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की बात करें तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का कुल योगदान कितना है, इनका प्रतिशत कितना है, जल ग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो जल ग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत की अगर बात की जाए तो इनका भी प्रतिशत देखने को मिलेगा 28.64%। कितना? 28.64%। इसके साथ ही और हम लोग क्या याद कर सकते हैं साथियों, इसके साथ हम लोग याद कर सकते हैं इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ के किस ओर में है, मतलब किस दिशा में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी दिशा में है। किस दिशा में? छत्तीसगढ़ के दक्षिण दक्षिण दिशा में है। दिशा में है, दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। किस भाग में है? दक्षिणी भाग में है, दक्षिणी दिशा में है। ठीक, ये जो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है यह गोदावरी नदी की सहायक नदियों से मिलकर बना है जी। तो हमारे छत्तीसगढ़ से जाकर गुजरने वाली जो नदी है वो गोदावरी नदी में जाकर मिल जाएगी। उस नदी का क्या नाम है, इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए जी। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है, यह प्रमुख सहायक नदियों से गोदावरी नदी अपवाह तंत्र बनता है। तो प्रमुख सहायक नदी देख लेते हैं। तो सहायक नदी प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा प्रमुख सहायक नदी, और उस प्रमुख सहायक नदी का नाम है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी, शबरी नदी, ये मुख्य है जी। क्योंकि इंद्रावती नदी और शबरी नदी की जो सहायक नदी रहेंगी वो जाकर इनडायरेक्ट जाकर किसमें मिलेगी? गोदावरी नदी में जी मिलेगा। ठीक है, तो गोदावरी नदी यहाँ पे महत्वपूर्ण है जी। गोदावरी नदी क्या है? यहाँ पे एक प्रमुख नदी है, तो मुख्य नदी है। तो गोदावरी नदी के बारे में देख लेते हैं। गोदावरी नदी, ठीक है। तो गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी क्या है जी? एक मुख्य नदी है। तो मुख्य नदी है तो इनका उद्गम कहीं न से होगा। जी हाँ, इनका उद्गम हम लोगों को याद होना चाहिए कौन सा है? ये इनका उद्गम स्थल याद रख लीजिए। उद्गम स्थल, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है जी? तो इनका उद्गम स्थल है त्र्यंबक की पहाड़ी, नासिक में है। कहाँ पे है? त्र्यंबक, त्र्यंबक की पहाड़ी, नासिक जिला, नासिक जिला में स्थित है, जो कि है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है जी। ठीक है, ये जो गोदावरी नदी है, ये जो गोदावरी नदी है, यह दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। कितना किलोमीटर इसकी लंबाई है जी? तो कुल लंबाई इनकी देखने को मिलेगा कितना? कुल लंबाई इनका देखने को मिलेगा 1465 किलोमीटर। कितना? 1465 किलोमीटर है जी। जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर बहेगा जी? तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर प्रवाहित होगा। अब ये 15 किलोमीटर कहाँ पास है इसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में यह प्रवाहित होती है, प्रवाह दिशा होता है इनका।
दक्षिणी भाग में। ढाल अगर पूछ ले तो ढाल किस ओर है? दक्षिण की ओर है। इनकी जो सहायक नदियां है वो सहायक नदी है इंद्रावती नदी और शबरी नदी है जी। ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबक की पहाड़ी से। इसे गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, या फिर वृद्ध गंगा, या फिर वृद्ध गंगा कहा जाता है। ये है जी दक्षिण भारत की गंगा, या वृद्ध गंगा, या फिर बूढ़ी गंगा किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा और भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, वृद्ध गंगा, ये सब कहा जाता है जी। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। तो चलिए हम लोग इनके अपवाह तंत्र को देखते हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में इनका अपवाह तंत्र हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो फिर देख लेते हैं। थोड़ा सा मैप बनाते हैं हम लोग। मैप बनाऊं? नहीं, मैप नहीं बनाते हैं, इंपोर्ट कराते हैं। क्या कराएंगे? इंपोर्ट कराएंगे मैप, और मैप में हम लोग देखेंगे साथियों। ठीक, अब हो गया? ये हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब बनाते हैं, हम अपना काम करते हैं। ये क्या है? दक्षिण छत्तीसगढ़ है। क्या है? दक्षिण छत्तीसगढ़ है, बस्तर संभाग है। तो इन्हीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में, इसी बस्तर संभाग में एक अपवाह तंत्र हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। हमें गोदावरी नदी अपवाह तंत्र कहता है, इंद्रावती नदी अपवाह तंत्र नहीं कहना है। ठीक है, गोदावरी नदी की बात की जाए तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबक के नासिक जिले से। एक पहाड़ी है, त्र्यंबक की पहाड़ी, महाराष्ट्र के नासिक जिला से एक नदी का उद्गम हुआ है, और उस नदी का क्या नाम है जी? उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी है भाई। ये नदी का नाम है गोदावरी, गोदावरी नदी है। ठीक, ये मुख्य नदी है भाई। ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर रही है, ये मुख्य नदी है। तो इनसे आकर मिलने वाली जो नदी होगी वो सहायक नदी होगी, है ना? तो यहाँ पे एक पहाड़ी है, यहाँ पे एक पहाड़ी है उड़ीसा पे, मुंगेर की पहाड़ी। क्या नाम है इस पहाड़ी का? मुंगेर, मुंगेर की पहाड़ी। इस मुंगेर की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है, और उस नदी का क्या नाम है जी? यह उद्गम होते हुए यह बस्तर से हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवेश होता है। उसके बाद यह दंतेवाड़ा होते हुए बीजापुर में आता है। ये कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐसा आएगा, है ना? उसके बाद यह बस्तर बिला सॉरी, यह बीजापुर में आकर यहाँ पे भोपालपट्टनम में, कहाँ पे? भोपालपट्टनम में आकर क्या हो जाता है? गोदावरी नदी में समाहित हो जाता है, विलीन हो जाता है भाई। ठीक है, ये क्या है? ये है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मुंगेर पहाड़ी, कालाहांडी जिला, उड़ीसा राज्य, यहां से होता है जी। ठीक, और गोदावरी नदी की दूसरी प्रमुख सहायक नदियां है, वो है उड़ीसा से निकलती हैं, कोरापुट क्षेत्र से। उड़ीसा के कोरापुट क्षेत्र से निकलता है जी। उस नदी का क्या नाम है? उस नदी का नाम है शबरी नदी। कौन सी नदी? शबरी नदी है। और ये जो सबरी नदी है ये भी बस्तर से प्रवेश होता है छत्तीसगढ़ में, और सुकमा में ये इस प्रकार से बहते हुए ये जाकर किसमें मिल जाता है? आंध्र प्रदेश में जाकर गोदावरी नदी में मिल जाता है भाई। ठीक, इतना आपको पता चल गया। इसके अलावा आपको गोदावरी नदी की और सहायक नदी देखने को मिलेगा, ताल पेरू नदी। कौन सी नदी? ताल पेरू नदी देखने को मिलेगा यहां से, ताल पेरू नदी। ये है जी ताल पेरू नदी, ताल पेरू नदी। ठीक, ये है। इसके अलावा
आपको और देखने को मिलेगा, यहाँ से वेनगंगा आती है। कौन आ रहा है? वेनगंगा। वेनगंगा, वेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और इस वेनगंगा में कुल्झाड़ी पहाड़ी से, कहां से? कुल्झाड़ी पहाड़ी से, यहाँ पे है कुल्झाड़ी पहाड़ी, और इस कुल्झाड़ी पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम क्या है जी? उस नदी का नाम है बाघ नदी। कौन सी नदी? बाघ नदी है। और बाघ नदी गोदावरी नदी, सॉरी, बाघ नदी वेनगंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसमें वेनगंगा में, और वेनगंगा जाकर गोदावरी में मिल रही है। इस वजह से बाघ नदी को कहां पे लिया जाता है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। ये था जी गोदावरी नदी की सहायक नदियां। और इन सहायक नदियों की भी अब हम सहायक नदी देखेंगे, जिसमें से प्रमुख सहायक नदी है वो है कौन सा? मुंगेर की पहाड़ी से निकलती है, जिसका नाम है इंद्रावती नदी। और ये जो इंद्रावती नदी है, इनसे भी बहुत सारे इनकी सहायक नदी आकर मिलेगी जी। तो कौन कौन सी नदी कहां कहां से निकल रही, इसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अलग कलर में मैं यूज कर रहा हूं इसको। ये यहाँ पे माकड़ी की पहाड़ी है, कोंडागांव में माकड़ी की पहाड़ी है। क्या है? माकड़ी की पहाड़ी है। और इसी माकड़ी की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है। इस नदी का नाम क्या है जी? इस नदी का नाम है, कौन सी नदी? नारंगी नदी। नारंगी नदी कौन सी नदी है? नारंगी नदी। और इस पहाड़ी का नाम क्या है? माकड़ी की पहाड़ी। माकड़ी की पहाड़ी, इस माकड़ी की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है। उस नदी का नाम है नारंगी नदी। ठीक है, और इसी कोंडागांव से एक और नदी निकलती है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोंडागांव से। और इस कोंडागांव से एक नदी का उद्गम होकर और यहाँ पे जाकर बारसूर के समीप जाकर मिलते हैं। उस नदी का नाम क्या है जी? उस नदी का नाम है बोर्डिंग नदी। कौन सी नदी? बोर्डिंग नदी है भाई। कौन सी नदी? बोर्डिंग नदी। ये यहाँ पर, ये कौन सी नदी है? ये नदी का नाम है बोर्डिंग, बोर्डिंग नदी। ठीक, इतना आपको पता चल गया। इसके अलावा और क्या याद रखे सर? इसके अलावा हम लोग याद रखते हैं, अच्छा बारसूल बोल दिया क्या? बोर्डिंग नदी जाकर मिलते हैं बोध घाट के पास में। कहां पे? बोध घाट में जाकर मिलते हैं। गुडरा नदी मिलती है कहां पे? बारसूल के समीप। तो गुडरा नदी का उद्गम कहां से हुआ है जी? तो गुडरा नदी का उद्गम आपको देखने को मिलेगा नारायणपुर जिला से। कहां से? नारायणपुर जिला से देखने को मिलेगा। इस नारायणपुर जिला से एक नदी आकर मिल रही है, जिसका नाम क्या है? इस नदी का नाम है बोर्डिंग नदी। बोर्डिंग नदी तो हो गया, क्या नाम है? गुडरा नदी है। क्या है? गुडरा नदी। ये है कौन सी नदी? यहां से इसका उद्गम हो रहा है, ये है गुडरा नदी। गुडरा नदी है भाई। ठीक, कौन सी नदी है? गुडरा नदी है। अब गुडरा नदी के बाद अगला नदी आकर मिलेगा, वो भी कहां से? वो आकर मिलेगा कांकेर से। एक जगह है, एक पहाड़ी है, जहां से निब्रा नदी का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। और यह जाकर, निब्रा नदी जाकर इंद्रावती नदी पर, कहां पास? इंद्रावती नदी पास, महाराष्ट्र के यहाँ पास होता है ना इसका, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पास जाकर क्या होता है? मिलन हो जाता है किसमें? महानदी, सॉरी क्या क्या हो रहा है? ये है गुडरा नदी, और इस गुडरा नदी मिल जाती है कहां पास? इंद्रावती नदी में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो अगला सहायक नदी है वो है अगला कोटरी नदी, जो कि बालोद के कहां से? कुलझाड़ी पहाड़ी से, सॉरी, राजहरा पहाड़ी से। कुलझाड़ी पहाड़ी से तो बाघ नदी का हुआ है। कुलझाड़ी पहाड़ी, कुलझाड़ी पहाड़ी से बाघ नदी का। राजहरा, राजहरा पहाड़ी से, राजहरा पहाड़ी से कोटरी नदी का उद्गम हुआ है। किस नदी का? कोटरी नदी का उद्गम हुआ है, और यह महाराष्ट्र में जाकर मिल जाती है जी। ठीक है, ये है आपका कोटरी नदी। और कोटरी नदी की अगर लंबाई की बात की जाए, तो कोटरी नदी की लंबाई है आपको देखने को मिलेगा 135 किलोमीटर। कितना? 135
किलोमीटर। वही 264 इंद्रावती नदी का है, 264 इंद्रावती नदी का है। वही सबरी नदी की बात की जाए तो 173 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा सबरी नदी का। ठीक है, तो चलिए इसी सभी नदियों को हम लोग देखेंगे जी। ये तो हो गए उत्तरी सहायक नदियां। अब इंद्रावती नदी की दक्षिणी सहायक नदी भी देख लीजिए। तो दक्षिण सहायक नदी के रूप में आपको कौन सी नदी याद रखना है? एक तो याद रखना है आपको डंकनी नदी और दूसरा याद रखना है शंखनी नदी। कौन कौन सा? एक याद रखना है डंकनी और दूसरा याद रखना है शंखनी नदी। ठीक है, डंकनी और शंखनी नदी। डांगरी डोंगरी क्षेत्र से डंगनी नदी का उद्गम हुआ है। कहां से? डांगरी डोंगरी क्षेत्र से। वही नंदीराज चोटी से शंखनी नदी का उद्गम हुआ है जी। ठीक है, और दोनों जाकर मिल रही कहां पे? दंतेवाड़ा में। और ये जो दंतेवाड़ा में मिल रहा है तो यहाँ पे मां दंतेश्वरी मंदिर मंदिर है संगम स्थल पे। ठीक है, इसके अलावा चिंतावांगू नदी आपको देखने को मिलेगा। चिंतावांगू नदी इंद्रावती नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये हो गया दक्षिणी सहायक नदी। अब और आते हैं जी कांकेर जिला, कांकेर घाटी में एक नदी है कांगेर नदी, जो कि सबरी नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? कांगेर नदी। और कांगेर नदी की सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा कौन सा? इनके सहायक नदी देखने को मिलेगा मुनगा बहार। कांगेर नदी की सहायक नदी है मुनगा बहार। ठीक है, और सुकमा में बैलाडीला की पहाड़ी से निकलता है और सुकमा में जाकर विलीन हो जाती है। वो नदी कौन सी? मलिंगर नदी। कौन सी है? मलिंगर। मलिंगर मल मलगेर नदी। कौन सी नदी? मलगेर नदी है, या फिर मलिंगर नदी कह सकते हैं। ठीक है, मलगेर नदी है, ये है जी। ठीक, तो इन्हीं सभी नदियों को के द्वारा मुख्य नदी जो कि गोदावरी नदी है और उनकी सहायक नदी इंद्रावती, सबरी नदी, कोटरी नदी, ये जो सहायक नदियां हैं और इनकी भी सहायक नदियों से जो जाल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। क्या कहते हैं? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र कहते हैं जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो फिर इंद्रावती नदी के बारे में देख लेते हैं। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी की बात करें तो इनका उद्गम कहां से हुआ है? तो इनका उद्गम हुआ है मुंगेर पहाड़ी से। कहां से? मुंगेर पहाड़ी कालाहांडी जिला से हुआ है। कहां से हुआ है जी इसका उद्गम? इनका उद्गम हुआ है मुंगेर पहाड़ी, मुंगेर पहाड़ी कालाहांडी जिला, उड़ीसा। यहां से इसका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। ठीक, इसके अलावा क्या पता होना चाहिए? इनका विसर्जन पता होना चाहिए। तो विसर्जन कहां पे होता है जी? बीजापुर के भोपालपट्टनम में। कहां पे? बीजापुर के, बीजापुर के भोपालपट्टनम में। भोपालपट्टनम में। कहां पे? बीजापुर के भोपालपट्टनम में इसका विलय हो जाता है। कहां पे हो जाता है? भोपालपट्टनम में, गोदावरी नदी पे, भद्रकाली के समीप। ठीक है, भद्रकाली के समीप हो जाता है जी। मंदिर है वहां पे गोपालपट्टनम में भद्रकाली की, शिव मंदिर है। ठीक, तो उद्गम से लेकर विसर्जन तक इनकी कुल लंबाई आपको कितना देखने को मिलेगा? तो कुल लंबाई इनका देखने को मिलेगा, कुल लंबाई कितना है जी? तो कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगा 300 से भी अधिक, 308 किलोमीटर। कितना? 308 किलोमीटर, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर बहता है? तो छत्तीसगढ़ में 264 किलोमीटर बहता है। कितना? 264 किलोमीटर बहता है जी। इंद्रावती की प्राचीन नाम अगर देखें तो इंद्रावती को प्राचीन नाम से पुकारा भी जाता था, मंदाकिनी के नाम से। इनका क्या है? प्राचीन नाम। तो प्राचीन नाम की अगर बात की जाए तो इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी है। कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी है। किस नदी को प्राचीन नाम से मंदाकिनी नदी के नाम से जाना जाता है? वो है मंदाकिनी नदी। ठीक है, इनकी उत्तरी सहायक नदियां और दक्षिणी सहायक नदियां भी देखने को मिलेगा। जैसे कि उत्तरी सहायक नदी के रूप में सबसे पहला देखने को मिलेगा नारंगी नदी, बोर्डिंग नदी, गुडरा नदी, निब्रा नदी, कोटरी नदी। ये क्या है? उत्तरी सहायक नदी है।
वही दक्षिणी सहायक नदी की बात की जाए तो दक्षिणी सहायक नदी के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा डंकनी नदी, शंखनी नदी, चिंतावांगू नदी, तालपेरू नदी तो इंद्रावती का है, सॉरी इंद्रावती का नहीं, गोदावरी नदी का है। ठीक है, चिंतावांगू नदी, ये सब आपको देखने को मिलेगा जी। तो उसको हम लोग किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जी? नदियों के अकॉर्डिंग, प्रश्नों के आधार पर हम लोग उन सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन का श्री गणेश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है। तो इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कहां पे है जी? मुंगेर पहाड़ी, कालाहांडी जिला, उड़ीसा में है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कालाहांडी जिला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोटरी नदी का उद्गम स्थल है, यह सीजी व्यापम 2019 में पूछा गया है। तो कोटरी नदी का उद्गम स्थल किसका है जी? राजहरा की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो राजहरा की पहाड़ी से कोटरी नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? कोटरी नदी का। राजहरा की पहाड़ी से कोटरी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? कोटरी नदी का होता है। ठीक है, कोटरी नदी का उद्गम होता है। बैलाडीला की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो बैलाडीला की पहाड़ी से दो नदी का उद्गम हमें देखने को मिलता है। एक तो मलगेर नदी, कौन सी नदी? मलगेर नदी। दूसरा हमें देखने को मिलेगा शंखनी नदी, शंखनी नदी, ये हमें देखने को मिलेगा। राव घाट की पहाड़ी से, केशकाल घाटी से। ये चलिए आगे हम लोग जिस प्रकार का प्रश्न रहेगा उस प्रकार के हम लोग डील करते चले जाएंगे। राजहरा की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? कोटरी नदी का होता है। इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है, यह सीजीपीएससी व्यापम 2017 में प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से यह पूछ रहा है कि इंद्रावती नदी की सहायक नदियां हैं। तो देखिए, सबरी नदी, नारंगी नदी, निब्रा नदी, शंखनी डंगरी नदी, ये तीनों नदी क्या है जी? इनकी सहायक नदियां हैं। लेकिन सबरी नदी क्या है? गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, ना कि इंद्रावती नदी की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर कोंडा गांव किस नदी के तट पर स्थित है? ये जो कोंडा गांव है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? यह सीजीपीएससी प्री एग्जाम 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था जी। ठीक है, तो कोंडा गांव किस नदी के तट पर स्थित है? यह नारंगी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? नारंगी नदी के तट पर स्थित है जी। ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो ये जो सब हम लोग पढ़ रहे हैं, कोटरी नदी, निब्रा नदी, गुडरा नदी और नारंगी नदी, इनका भी कोई न कोई तो महत्व होगा। जी हाँ साथियों, इनसे सिर्फ और सिर्फ यही बस प्रश्न नहीं पूछेगा, और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। तो कोटरी नदी से हम लोग देख लेते हैं, क्या देखेंगे कोटरी नदी के बारे में। कोटरी नदी, कोटरी नदी का उद्गम स्थल से सबसे पहली बात प्रश्न पूछेगा, तो इसका उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, कोटरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है जी? राजहरा की पहाड़ी से है। कहां पे है? राजहरा की पहाड़ी पे है। कहां पे है? राजहरा की पहाड़ी में है। इसका विसर्जन कहां पे होता है? इंद्रावती नदी पे होता है, बीजापुर के समीप में, बीजापुर के समीप में होता है, लेकिन यह महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, तो इनका जो विसर्जन होता है, विसर्जन होता है, यह इंद्रावती नदी में होता है। इंद्रावती नदी में होता है जी। ठीक, कहां पे? इंद्रावती नदी में होता है। इसके अलावा और क्या याद होना चाहिए? इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हमें याद होना चाहिए, जैसे कि इसकी लंबाई से प्रश्न पूछा गया था, तो हमें इसकी लंबाई हमें पता होना चाहिए। तो इनकी लंबाई आपको कितना देखने को मिलेगा जी? इनका लंबाई 135 किलोमीटर। कोटरी नदी की लंबाई है कितनी? 135 किलोमीटर है। इसके अलावा इंद्रावती नदी को प्राचीन नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन नाम है इनका, क्या है? प्राचीन नाम भी है। और प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम आपको देखने को मिलेगा कोटरी नदी का कोरा, क्या देखने को मिलेगा? परलकोट, परलकोट नदी देखने को मिलेगा जी। कौन सी नदी? परलकोट नदी। कौन सी नदी? परलकोट नदी देखने को मिलेगा। ठीक है, किस नदी को परलकोट नदी के नाम से जाना जाता है? वो है कोटरी नदी। यही इसी नदी के किनारे पर परलकोट विद्रोह हुआ था 1795 में, भोपालपट्टनम का संघर्ष, ये भी देखने को मिलेगा जी। ठीक है,
विशेषता आपको याद रखना है, परलकोट का संघर्ष है ना, विशेषता इसकी याद रखना है कोटरी नदी की। यह इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है? इंद्रावती नदी की, इंद्रावती नदी की सबसे सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है जी। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। तो इस प्रश्न का सही, अच्छा ये तो कोटरी नदी का नहीं था। अगला और देख लेते हैं, तो फिर लगे हाथ इनको भी देख लेते हैं। निब्रा नदी, गुडरा नदी को देख लेते हैं, नारंगी नदी को देख लेते हैं। ठीक है, तो निब्रा नदी की अगर बात करूं, इसकी, निब्रा नदी की, तो निब्रा नदी का हम लोग को क्या पता होना चाहिए? उद्गम स्थल पता होना चाहिए। तो निब्रा नदी का उद्गम कहां से होता है? नारायणपुर के अंतगढ़ तहसील से। इनका उद्गम कहां से होता है? उद्गम की अगर बात करूं तो नारायणपुर के, नारायणपुर के अंतगढ़ तहसील से, अंतगढ़ तहसील से होता है। कहां से? अंतगढ़ तहसील से होता है जी। ठीक है, इसका विसर्जन कहां पे होता है? बारसूल के समीप में होता है इनका विसर्जन, इंद्रावती नदी पे। कहां पे विसर्जन होता है? विसर्जन आपको देखने को मिल जाएगा इंद्रावती नदी पे, इंद्रावती नदी पे। किसके समीप? बारसूल के, बारसूल के समीप, समीप इनका क्या देखने को मिल जाएगा? विसर्जन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और नदी याद रखना है, जिस नदी का नाम है गुडरा नदी। कौन सी नदी? गुडरा नदी है। ये जो गुडरा नदी है, इसका अगर उद्गम की बात की जाए, इसकी, इनकी उद्गम की बात की जाए, तो गुडरा नदी का उद्गम कहां से हुआ है? नारायणपुर तहसील से हुआ है। कहां से हुआ है? नारायणपुर तहसील से हुआ है जी। ठीक है, कहां से हुआ है? नारायणपुर तहसील से। कहां से? नारायणपुर तहसील से हुआ है। इनका जो विसर्जन होगा वो इंद्रावती नदी पे होगा। कहां पे? इंद्रावती नदी पे होगा जी। विसर्जन बारसूल के समीप निब्रा, निब्रा बारसूल के समीप नहीं है, ये महाराष्ट्र में जाकर, जहां पे कोटरी नदी, जहां पे कोटरी नदी जाकर मिलती है, वहीं पास जाकर निब्रा नदी भी जाकर वहां पास मिलती है जी। ठीक है, ये नदी नहीं है, ये इंद्रावती नदी में जाकर मिलती है, लेकिन महाराष्ट्र में जाकर मिलते हैं। महाराष्ट्र में जहां पे कोटरी नदी मिलती है वहीं पास ये मिलता है। लेकिन इंद्रावती नदी पे विसर्जन किसका होता है? विसर्जन होता है सभी का, ये दोनों नदियों का, लेकिन महाराष्ट्र के समीप ये जाकर मिल जाएगी जी। छोटा सा दिखाता हूं मैं आप लोगों को, ये यहाँ पास बालगांव में, यहाँ बालगांव बोल रहा हूँ, नाम एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, पता होगा तो उसको मैं पिन कर दूंगा जी, कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, इसको नाम याद नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पास जाकर मिल रही है कौन कौन सी नदी? एक नदी का नाम क्या है जी? एक नदी का नाम है निब्रा नदी और दूसरे का नाम है गुडरा नदी। तो निब्रा नदी की अगर बात की जाए तो निब्रा नदी यहाँ पे जाकर मिल रही है। ठीक है, जहां पे कोटरी नदी आकर मिल रही है वहीं पास। लेकिन ये जो गुडरा नदी है, यह बारसूल के समीप मिल रही है। कहां पे? बारसूल के समीप मिल रहा है जी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? देखते हैं। अच्छा, हम लोग एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे। विसर्जन कहाँ पे हो रहा है? गुडरा नदी का, तो गुडरा नदी का विसर्जन हो रहा है बारसूल में। कहां पे? बारसूल में हो रहा है, बारसूल पे, इंद्रावती नदी पर। ठीक है, ये है गुडरा नदी, निब्रा नदी, कोटरी नदी। ठीक है, चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नहीं, अभी थोड़ा सा हम लोग बोर्डिंग और माकड़ी को भी और याद कर लेते हैं, नारंगी को, है ना, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे साथियों। पहले हम लोग क्वेश्चनों के साथ हम लोग डील करेंगे, है ना। डंकनी नदी का उद्गम स्थल है, डंकनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है जी? अगर डंकनी नदी की अगर मैं बात करूं तो डंकनी नदी का उद्गम स्थल आपको कहां पे देखने को मिलेगा? है ना, डंगरी नदी, अच्छा ये तो दक्षिणी सहायक नदी हो गए। तो चलिए इनसे पहले ही हम लोग इनको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि निब्रा, गुडरा, नारंगी ये सब उत्तरी सहायक नदियां हैं। क्या है? उत्तरी सहायक नदियां हैं, तो नारंगी नदी को भी देख लेते हैं। तो नारंगी नदी की अगर मैं बात करूं तो नारंगी नदी का उद्गम कहां से हुआ है? माकड़ी,
माकड़ी की पहाड़ी से। कहाँ पे? माकड़ी की पहाड़ी में हुआ है, कोंडा गांव में। कोंडा गांव में हुआ है, माकड़ी की पहाड़ी कोंडा गांव में इसका उद्गम हुआ है। इनका विसर्जन होता है चित्रकूट के जस्ट पहले। इनका जो विसर्जन होता है वो कहाँ पे होता है? चित्रकूट के, चित्रकूट के, चित्रकूट के पहले, मतलब समीप लिख लीजिए, चित्रकूट के समीप। इनके जल ग्रहण मिलने पर ही चित्रकूट जलप्रपात बनते हैं जी। ठीक है, ये हो गया। नारंगी नदी के बारे में आपको मुख्य रूप से याद रखना है, इनके तटीय, तटीय शहर से। नारंगी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो नारंगी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कोंडा गांव। कौन सा? कोंडा गांव स्थित है जी। कौन सा गांव? कोंडा गांव स्थित है। ठीक, इनसे प्रश्न पूछेगा भाई। अगली जो नदी है वो नदी कौन सी है? बोर्डिंग नदी। एक ही नदी तो बचा हुआ है, बोर्डिंग नदी। उत्तरी सहायक नदियों में से एक ही नदी बचा हुआ है, बोर्डिंग नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कोंडा गांव से। कहाँ से? कोंडा गांव से होता है जी। कहाँ से होता है? कोंडा गांव से होता है। और इनका जो विसर्जन होगा, इनका जो विसर्जन होगा, ये जो विसर्जन होगा वो कहाँ पे होगा? बोध घाट के पास। बोध घाट में। कहाँ पे होगा? बोध घाट में होगा। ये जो बोध घाट परियोजना आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब नदी परियोजना पढ़ाऊंगा, झरने पढ़ाऊंगा, तो उसमें बोध घाट के बारे में और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो बोध घाट के समीप, समीप इनका क्या हो जाएगा? विसर्जन हो जाएगा। किस पे? इंद्रावती नदी पे। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के जो इंद्रावती नदी है उनकी उत्तरी सहायक नदियां हैं। अब हम लोग देखेंगे कौन से नदी? दक्षिणी सहायक नदी के बारे में हम लोग देखेंगे प्रश्नों के अकॉर्डिंग। डंगनी नदी का उद्गम स्थल है। अब यहाँ पे डंगनी नदी का उद्गम स्थल है, तो डंगनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है जी? डांगरी डोंगरी क्षेत्र से। कहाँ पे? डांगरी डोंगरी क्षेत्र से डंगरी नदी का उद्गम हुआ है। कहां से? डांगरी डोंगरी क्षेत्र से डंगरी नदी का उद्गम हुआ है। किसका? डंकनी नदी का, डंकनी नदी का हुआ है। ठीक है, उद्गम पता चल गया। इनका जो विसर्जन होगा वो कहां पे होगा? इंद्रावती नदी पे होगा। कहां पे होगा? दंतेवाड़ा में। कहां पे? दंतेवाड़ा में होगा जी। ठीक, इतना आपको पता चल गया। अब डंकनी नदी के बारे में हमें और क्या पता होना चाहिए सर? इनकी कोई ना कोई विशेषता तो होंगी ही ना। जी हाँ, डंकनी नदी डांगरी डोंगरी क्षेत्र से निकलता है। कहां से? यहां से डांगरी डोंगरी क्षेत्र से कौन सा नदी निकल रहा है? तो डांगरी डोंगरी क्षेत्र से, ये है डांगरी डोंगरी, डांगरी डोंगरी। और ये है बैला डीला की पहाड़ी, बैला डीला की पहाड़ी। ठीक, तो यहां से एक एक नदी का उद्गम होगा। यहां से एक नदी का उद्गम हुआ है। इस नदी का क्या नाम है जी? तो इस नदी का नाम है शंखनी नदी। कौन सी नदी? शंखनी नदी है। और यहां से डांगरी डोंगरी क्षेत्र से एक नदी का उद्गम हुआ है। उस नदी का नाम क्या है? टंकनी नदी। कौन सी नदी? टंकनी नदी नाम है। और दोनों जहां पे मिलते हैं उस स्थल का क्या नाम है? दंतेवाड़ा। कौन सा है? दंतेवाड़ा। तो किस नदी के तट पर स्थित है दंतेवाड़ा? तो दंतेवाड़ा स्थित है जी, दंतेवाड़ा स्थित है कहां पास? तो दंतेवाड़ा स्थित है डंकनी नदी और शंखनी नदी के तट पर स्थित है। इनके संगम स्थल पर ही दंतेवाड़ा स्थित है, मंदिर है इसी में। दंतेवाड़ा में ही क्या है जी? यही जो मिलन स्थल है, इसी मिलन स्थल में दंतेश्वरी मंदिर है। क्या है? इन दोनों के तट पर दंतेश्वरी मंदिर है, दंतेश्वरी मंदिर है। ठीक है, ये दंतेश्वरी मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि यहाँ पे एक नदी है, शंखनी और डंकनी नदी। इन दो नदियों के मिलन स्थल पे ही दंतेश्वरी मंदिर है। ये इतिहास में और ही बहुत ही रोमांचक वाला कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें से काकतीय वंश के राजा अन्नम देव यहाँ पे आते हैं और पीछे मुड़कर देख लेते हैं। तब उनमें क्या होता है? तो उनकी जो कुल देवी होती है वो वहीं पास स्थापित हो जाते हैं, वही वाला स्थल है ये। ठीक है, उनको मैं इतिहास में बताऊंगा।
अभी ये याद रखिए, डंगरी डोंगरी क्षेत्र से डंगरी नदी का उद्गम हुआ है, बेलाडीला की पहाड़ी से संखनी नदी का जहां पे विलन होता है वहां पे दंतेश्वरी मंदिर का मंदिर है जी, दंतेवाड़ा में। ठीक है, उसके बाद ये आगे जाकर इंद्रावती में मिल जाता है जी। ठीक है, ये है। तो संखनी नदी डंगरी नदी क्या है ये आपको पता चल गया। तो संखनी नदी की भी बात करूं तो यह बैलाडीला की पहाड़ी से नंदीराज चोटी से इनका उद्गम होता है। अब ये जो बैलाडीला की पहाड़ी है ये लौह अयस्क का क्षेत्र है। क्या है? लौह अयस्क का, लौह अयस्क का क्षेत्र है। अब लौह अयस्क का क्षेत्र है तो यहाँ पे इसकी धुलाई किया जाएगा, है ना, धुलाई किया जाएगा। तो धुलाई किया जाएगा तो इनमें जो लाल रंग दिखाई देता है जी, तो गंदा हो जाता है। तो संकरी नदी की जो नदी है वो गंदी हो जाती है, तो इस वजह से इनका जो लाल रंग दिखने लग जाता है। ये जो नदी है, इनका जो नदी है, पानी है, पानी है वो लाल रंग की समान दिख रहता है, लाल रंग के समान दिखता है। इस वजह से इस नदी को किस नाम से जाना जाता है जी? रक्ताप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रक्ताप के नाम से जाना जाता है। तो संखनी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है? संखनी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है जी। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? वो है संखनी नदी। तो संखनी नदी और डंगरी नदी यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसा मैं आशा कर रहा हूं कि संखनी नदी और डंगरी नदी क्लियर हो गया है जी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करें उसे हम लोग देखते हैं। कोलाब किस नदी की प्राचीन नाम है? कोलाब नदी। और ये जो कोलाब नदी है ये किसकी प्राचीन नाम है? तो कोलाब नदी किस नदी की प्राचीन नाम है? सबरी नदी की। कौन सी नदी? सबरी नदी को ही क्या कहा जाता है? प्राचीन नाम में पुकारा जाता है। किस नाम से? कोलाब नाम से। प्राचीन नाम किसका कोलाब नदी है जी? सबरी नदी का। किसका? सबरी नदी का है। क्या नाम है? कोलाब नदी। कौन सी नदी? कोलाब नदी जी। ठीक है, जिनका उद्गम आपको देखने को मिलेगा कोरापुट की पहाड़ी में। उद्गम कहाँ पे है? कोरापुट क्षेत्र। कोरापुट क्षेत्र है। ये जो कोरापुट क्षेत्र है ये कहाँ पे है जी? ये है उड़ीसा पे। कहाँ पे है? उड़ीसा पे है। यहाँ पे के आपको देखने को मिलेगा। इनका जो विसर्जन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है, गोदावरी नदी पर होता है। कहाँ पे विसर्जन आपको देखने को मिल जाएगा? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पर देखने को मिल जाएगा इनका विसर्जन। ठीक, इतना आपको पता चल गया। तो विसर्जन से लेकर उद्गम तक इनकी कुल लंबाई है, लंबाई आपको पता होना चाहिए। इनकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा 173 किलोमीटर। कितना? 173 किलोमीटर। 176 किसका है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 176, 176 किलोमीटर किस नदी की लंबाई है? किस नदी की लंबाई है? ये कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, 176 किलोमीटर किस नदी की कुल लंबाई है जी। ठीक, ये है। कोलाब नदी की, सबरी नदी की भी हमें सहायक नदी देखने को मिलेगा। क्या है? सबरी नदी की हमें सहायक सहायक नदी देखने को मिलेगा। तो सहायक नदी कौन कौन सी है जी? कांगेर नदी। कौन सी है? कांगेर, कांगेर नदी है। और कांगेर नदी के अलावा मलगेर नदी, मलगेर नदी है, ये आपको देखने को मिलेगा। और कांगेर नदी की ही सहायक नदी देखने को मिलेगा मुनगा बहार नदी। कौन सी नदी? मुनगा बहार नदी। ये जो कांगेर नदी है ये कांगेर घाटी में बहती है। कुटुमसर गुफा इसी कांगेर घाटी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये इसी नदी के तट पर देखने को मिलता है जी। और इन्हीं की ही सहायक नदियां हैं। कौन सी है? मुनगा बहार नदी। और उस मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जी। वही सबसे चौड़ा जलप्रपात का निर्माण करता है चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, जो कि इंद्रावती नदी में बनता है। वो जलप्रपात का कल का सेक्शन रहेगा जलप्रपात का। ठीक है, तो इस टॉपिक में आते हैं। सबरी नदी के बारे में और क्या है खास? तो सबरी नदी के बारे में और है खास क्या? तो इनमें एकमात्र ऐसा नदी है जो कि राज्य में जल परिवहन सुविधा उपलब्ध है।
राज्य की एकमात्र नदी जिसमें जल परिवहन सुविधा उपलब्ध है, जल परिवहन सुविधा उपलब्ध है, और जल परिवहन सुविधा उपलब्ध है, तो ये कहां से कहां तक जाएगा जी? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सुकमा, सुकमा है, और यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। तो सुकमा के कोंटा से, कहां से? सुकमा के कोंटा से आंध्र प्रदेश के कूनावरम, कूनावरम तक इनकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा, यहां तक है जी। तो इनकी लंबाई कितना है? 36 किलोमीटर। कितना है? 36 किलोमीटर इनकी कुल लंबाई है। राज्य की एकमात्र नदी है जिसपे जल परिवहन सुविधा उपलब्ध है साथियों। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है सबरी नदी। सबरी नदी को क्या कहा जाता है? प्राचीन नाम से पुकारा जाता है कोलाब नदी के नाम से। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से निकलने वाली नदी है, तो कौन सी नदी है जी? ए ऑप्शन है नारंगी नदी। तो नारंगी नदी तो माकड़ी की पहाड़ी से निकलते हैं, कहां से? माकड़ी की, माकड़ी की पहाड़ी से। वही बाघ नदी की बात की जाए तो ये कुल्झाड़ी की पहाड़ी से, कुल्झाड़ी की पहाड़ी से निकलता है। कोटरी नदी की बात की जाए तो यह राजहरा की पहाड़ी, राजहरा की पहाड़ी से। शंखनी नदी की बात की जाए तो शंखनी नदी का उद्गम होता है बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी। यही जो बैलाडीला की पहाड़ी है, इसी से पूछ रहा है कि किस नदी का उद्गम हुआ है बैलाडीला की पहाड़ी से, तो शंखनी नदी का उद्गम हुआ है बैलाडीला की पहाड़ी से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर राजनांदगांव की कुलझाड़ी पहाड़ी से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो किस नदी का उद्गम हुआ है जी? राजहरा की कुलझाड़ी पहाड़ी से। तो कुलझाड़ी की पहाड़ी की अगर बात की जाए तो कुलझाड़ी पहाड़ी है बाघ नदी का उद्गम स्थल। किस नदी का? बाघ नदी का उद्गम स्थल है जी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यह सीजीपीएससी प्री 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो मलगेर नदी की अगर बात करें तो मलगेर नदी का उद्गम होता है बैलाडीला की पहाड़ी से। कहां से होता है? बैलाडीला की पहाड़ी से इनका उद्गम स्थल है जी। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? तो भद्रकाली भोपालपट्टनम के समीप इंद्रावती जाकर गोदावरी नदी से मिलती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डंगनी शंखनी नदियों का संगम स्थल है, डंगनी और शंखनी नदी का संगम स्थल कौन सा है जी? तो ये है दंतेवाड़ा में है। कहां पे है? दंतेवाड़ा में स्थित है। निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्ताभ है? तो किस नदी का जल रक्ताभ है? यह सीजीपीएससी एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो कौन सी नदी है? शंखनी नदी है। छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित नदी अगर कोई है वो है शंखनी नदी। ठीक है, मोहला, मोहला तहसील से किस नदी का उद्गम होता है? तो मोहला तहसील से किस नदी का उद्गम होता है? कोटरी नदी का। किस नदी का? कोटरी नदी का होता है। वैसे ही तो ये बालोद में होना चाहिए। कोटरी नदी जो है वो बालोद में होना चाहिए, क्योंकि राजहरा की पहाड़ी कहां पे है? बालोद में है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोलाब किस नदी का नाम है? कोलाब किस नदी का नाम है? सबरी नदी का नाम है कोलाब नदी। बस्तर जिले का अधिकांश भाग किस नदी बेसिन के अंतर्गत आता है? तो बस्तर जिले का अधिकांश भाग किस नदी बेसिन के अंतर्गत आता है? गोदावरी नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। किस बेसिन के अंतर्गत? गोदावरी बेसिन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंद्रावती में बारसूल के समीप कौन सी नदी आकर मिलती है? तो इंद्रावती नदी में बारसूल के समीप में आकर कौन सी नदी बहती है जी? कौन सी नदी आकर मिलती है? ए है नारंगी नदी, बी है गुड्रा नदी, सी है सबरी नदी, और डी है कोटरी नदी। तो गुड्रा नदी जो है यह इंद्रावती नदी के बारसूल में समीप में आकर मिलती है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोदावरी नदी की दूसरी बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी नदी की दूसरी बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबरी नदी है। कितना है? 173 किलोमीटर। कितना है? 173 किलोमीटर है, सबरी नदी है। ठीक, कोटरी नदी तो किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती नदी की सहायक नदी है।
छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग निम्नलिखित में से किस नदी पर है? यह सीजीपीएससी एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र नदी कौन सी है जहां पे आपको जल परिवहन सुविधा उपलब्ध है? तो वो है कौन सा? सबरी नदी, जो कि सुकमा के कोंटा से लेकर आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक 36 किलोमीटर तक की जल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती है। वो नदी है सबरी नदी। कौन सी नदी है? सबरी नदी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा बनाती है? यह सीजीपीएससी व्यापम 2016 में प्रश्न पूछा गया है। तो महाराष्ट्र के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ कौन सी नदी सीमा साझा करती है? तो कौन सी सीमा साझा करती है जी? बाघ नदी। कौन सी नदी? बाघ नदी सीमा साझा करती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर इंद्रावती नदी ओडिशा के कालाहांडी पठार से निकलकर किस नदी में जाकर विलीन हो जाती है? किस नदी में विलीन होती है? गोदावरी नदी में जाकर विलीन होती है। ठीक है, इंद्रावती नदी का गोदावरी नदी के साथ संगम कहाँ होता है? तो गोदावरी नदी का संगम इंद्रावती नदी में कहाँ पास होता है जी? शिवरी नारायण में, भोपालपट्टनम में। जी हाँ, भोपालपट्टनम में, भद्रकाली भोपालपट्टनम में क्या होता है? इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी का मिलन स्थल संगम होता है। ठीक, गुडरा नदी, बोर्डिंग नदी, नारंगी नदी तथा नंदीराज किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो किस नदी की सहायक नदियां हैं? इंद्रावती की। किसकी? इंद्रावती नदी की सहायक नदियां हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी है। तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी नदी वो कौन सी है? ए ऑप्शन है कोटरी नदी, बी ऑप्शन है नारंगी नदी, सी ऑप्शन है इंद्रावती, डी ऑप्शन है सबरी नदी। तो ये जो इंद्रावती नदी है, कौन सी? इंद्रावती नदी है, इसका लंबाई आपको देखने को कितना मिलेगा जी? इनका लंबाई आपको देखने को मिलेगा 308 किलोमीटर कुल, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में 264 किलोमीटर बहती है। वही सबरी नदी की बात की जाए तो सबरी नदी का कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगा 173 किलोमीटर। और वही कोटी नदी की बात की जाए तो कोटी नदी की लंबाई आपको देखने को मिलेगा कितना? 135 किलोमीटर। तो सिर्फ और सिर्फ यही बस लंबाई पूछेगा क्या? इसके अलावा और भी जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे हम लोग नदी पढ़ चुके हैं, तो उनसे भी लंबाई से प्रश्न पूछ सकते हैं ना। सिर्फ और सिर्फ इसे से बस थोड़ी ना पूछेगा। जी हाँ साथियों, आप लोग बहुत अच्छे सोच रहे हो, क्योंकि यही बस प्रश्न नहीं बनता, इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं लंबाई से। तो लंबाई से प्रश्न बनता है तो प्रमुख नदियों को हम लोगों को नाम याद रखना है, प्रमुख नदी, और उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्या याद रखना है? लंबाई वाला डेटा याद रखना है। तो चलिए एक चार्ट बनाते हैं जिसमें एक नदी का नाम लिखते हैं और उसकी लंबाई लिखते हैं। ठीक है, तो प्रमुख नदी लिखते हैं, प्रमुख नदी और उसकी लंबाई। ठीक है, पहला नदी आपको याद रखना है, वो कौन सी नदी है? पहला नदी है सबसे बड़ी नदी महानदी। कौन सी नदी? महानदी, जो की लंबाई है कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगा कितना? कुल लंबाई देखने को मिलेगा 858 किलोमीटर। कितना? 858 किलोमीटर, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर बहती है? तो छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ पे 286 किलोमीटर। कितना? 286 किलोमीटर बस बहेगी। ठीक है, ये है 286 किलोमीटर। ठीक है, वही दूसरी बड़ी सहायक नदी की दूसरी जो नदी की बात करी, दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो दूसरी सबसे बड़ी नदी आपको देखने को मिलेगा कौन सा? 308 किलोमीटर वाला इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी की कुल लंबाई है 308 किलोमीटर, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर बहती है? 264 किलोमीटर। कितना? 264 किलोमीटर। वही तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी, और ये जो शिवनाथ नदी है इसकी कुल लंबाई है 290 किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। सबसे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी वो है शिवनाथ नदी। महानदी की सबसे बड़ी नदी है, सहायक नदी है, वो है शिवनाथ नदी, ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है ईब नदी। कौन सी नदी?
ईब नदी। और ईब नदी की कुल लंबाई कितना है? 202 किलोमीटर। कितना है? 202 किलोमीटर, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर बहती है? तो छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर बहता है। कितने किलोमीटर? 87 किलोमीटर बस बहता है। ठीक है। इसके अलावा पांचवें नंबर पे आपको एक नदी याद रखना है जिसका नाम है हसदो नदी। कौन सी नदी? हसदो नदी। ये जो हसदो नदी है इनकी कुल लंबाई है 176 किलोमीटर। इसके बाद अगला जो नदी याद रखना है वो है सबरी नदी। कौन सी नदी? सबरी नदी। ये जो सबरी नदी है इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा 173 किलोमीटर। कितना? 173 किलोमीटर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगला जो नदी रहेगा वो सातवें नंबर का, वो है मांड नदी। कौन सी नदी? मांड नदी। ये जो मांड नदी है इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा 155 किलोमीटर। वो कितना किलोमीटर? 155 किलोमीटर मांड नदी की। इसके बाद इन्हीं में ही 10 कम कर लीजिए तो रिहंद नदी याद हो जाएगा। रिहंद, रिहंद नदी। अब रिहंद नदी की लंबाई की बात की जाए तो 145 किलोमीटर है। कितना है? 145 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद 9वें नंबर पे और 10वें नंबर पे सेम डाटा, इनसे कितना कम कर लीजिए? 110 कर लीजिए, 10 कम कर लीजिए, 135 किलोमीटर होगा। अब इस नदी का क्या नाम है जी? एक का नाम है कोटरी, कोटरी नदी। दूसरे का नाम है क्या? दूसरे का नाम है लीलागढ़ नदी, लीलागढ़ नदी। कौन सी? लीलागढ़ नदी। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अगला जो नदी याद रखना है जो कि लंबाई है 134 किलोमीटर, जिसका नाम है मनियारी नदी। कौन सी नदी? मनियारी नदी। 134 किलोमीटर। इसके बाद अगला याद रखना है 12वें नंबर पे, वो है अरपा नदी। कौन सी नदी? अरपा नदी की कुल लंबाई है 100 किलोमीटर। कितना है? 100 किलोमीटर है जी। इसके बाद और याद रखने की आवश्यकता है, एक याद रख लीजिए। और कौन सा याद रखना है? एक केलो नदी। केलो नदी की कुल लंबाई आपको देखने को मिल जाएगा 97 किलोमीटर। कितना? 97। सोढ़ूर नदी याद रख लीजिए, सोढ़ूर नदी। सोढ़ूर नदी की कुल लंबाई है 80 किलोमीटर। कितना है? 80 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद अब याद रखने की आवश्यकता नहीं है जी। ठीक, ये हो गए छत्तीसगढ़ में प्रमुख नदियां और उसकी लंबाई। इसको सीक्वेंस से याद रख लीजिएगा। इनसे किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है? इनसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी जो लंबाई है उसे सुमेलित क्रम में रखिए। कौन सी नदी की कौन सी लंबाई है आपको देखने को मिलेगा, उसे सुमेलित कीजिए। इस प्रकार से है। सही विकल्प दिया जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाएगा जिसमें से मल्टीपल ऑप्शन दिया रहेगा। कौन सी नदी की यह लंबाई है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो 100 से जितने भी ऊपर नदी है उनको हमें याद रखने की ही आवश्यकता है। आप एक बार, दो बार, तीन बार याद रखोगे तो आपको बार बार याद हो ही जाएगा। बार बार प्रैक्टिस से ही तो याद होता है। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, यह सीजी व्यापम 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है महानदी। 858 किलोमीटर है। और छत्तीसगढ़ की सबसे बढ़ने वाली नदी कौन सी है? वो है शिवनाथ नदी। ठीक है, ये हो गया जी। तो जब तक इस प्रकार के प्रश्न आएगा, जब तक आपको उसकी लंबाई पता नहीं होगी तब तक आप इसको कैसे बना सकते हो इस प्रकार के सवाल को, है ना? तो उसके लिए ये याद होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, तरी घाट किस नदी के तट में स्थित है? तरी घाट किस नदी के तट में स्थित है? यह सीजी व्यापम 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। ए ऑप्शन है महानदी, बी ऑप्शन है हसदो नदी, सी ऑप्शन है शिवनाथ नदी और डी ऑप्शन है खारून नदी। तो खारून नदी के ही तट पर कौन सा घाट है जी? तरी घाट स्थित है। खारून नदी के ही स्थान तट पे रायपुर स्थित है। कौन सा है? रायपुर शहर स्थित है। तरी घाट, तरी घाट स्थित है, ये स्थित है किस नदी के तट पर? खारून नदी के तट पर। और ये जो तरी घाट है ये कहां पास है जी? तो ये तरी घाट आपको देखने को मिल जाएगा दुर्ग में। कहां पे? दुर्ग में स्थित है तरी घाट। तो ये सिर्फ इन्हीं से बस प्रश्न थोड़ी ना पूछेगा, और भी बहुत सारे तटीय शहर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि तरी घाट है तो नांद घाट भी पूछ लेगा, नांद घाट किस नदी के तट पर स्थित है, ये प्रश्न पूछ लेगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे भी हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करेंगे।
5 मिनट लूंगा, 5 मिनट में सभी खत्म कर दूंगा। मैं जो महत्वपूर्ण शहर है जो कि नदी के तट पे बसा हुआ है उसे मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, 54 मिनट हो गए हैं, 6 मिनट से एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। प्रमुख नदी, प्रमुख नदी हो गया, और तटीय शहर, तटीय शहर। ठीक है, प्रमुख नदी की बात करें सबसे पहले देखते हैं ये अब तेरीघाट और रायपुर खारून नदी के तट पे है, ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण है, वो है कौन सा, दक्षिण से चालू करते हैं, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी, तो इंद्रावती नदी कहां कहां से बहती है जी, जगदलपुर, जगदलपुर तटीय शहर स्थित है, बारसूल, बारसूल, भोपालपट्टनम, भोपाल पट्टनम ये स्थित है। ठीक, इतना आपको पता चल गया इंद्रावती नदी के बारे में। उसके बाद और कौन सी नदी है, उसके बाद नारंगी नदी। नारंगी नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है जी, कोंडा गांव, कोंडा गांव स्थित है। इसके अलावा शंखनी नदी, शंखनी नदी, शंखनी और डंकनी नदी दोनों लिख लीजिए, शंखनी डंकनी नदी। और शंखनी और डंकनी नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है, दंतेवाड़ा, कौन सा शहर स्थित है, दंतेवाड़ा स्थित है जी। ठीक, बस्तर संभाग पूरा खत्म। इसके अलावा और याद रख लीजिए सबरी, सबरी नदी, सबरी नदी के तट पर कोंटा शहर स्थित है, सुकमा के कोंटा शहर स्थित है जी। ये हो गए अब। ठीक, इसके अलावा हम लोग आते हैं कौन से संभाग में, अब आते हैं हम लोग सरगुजा संभाग में आते हैं। कौन सा संभाग, सरगुजा संभाग। अब सरगुजा संभाग के अंतर्गत कौन कौन सी नदी है, रिहंद नदी, कौन सी नदी है, रिहंद नदी। रिहंद नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है जी, सरगुजा का जीवन रेखा है, क्या है, सरगुजा का जीवन रेखा है जी ये। ठीक, तो अंबिकापुर, अंबिकापुर ये हो गया। इसके अलावा और कौन सी नदी याद रखना है, शिवनाथ नदी, कौन सी नदी, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी की बात करें तो ये कहां कहां पे जाएगा, ये अंबागढ़, मोहला मानपुर, अंबागढ़, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। इसके बाद ये कहां पे जाएगा जी, इसके बाद ये चला जाएगा दुर्ग में, कहां पे चला जाएगा, दुर्ग में चला जाएगा। अब दुर्ग के बाद ये कहां पे जाएगा, तो दुर्ग के बाद ये जाएगा बेमेतरा, और बेमेतरा में है नांद घाट, क्या है, नांद घाट, नांद घाट स्थित है। कहां पे है, बेमेतरा का सिंबल लगा दिया मैं। ठीक है, ये है। अब बेमेतरा के बाद कहां पे जाएगा, ये जाएगा मुंगेली पे, कहां पे जाएगा, मुंगेली में, और मुंगेली इनके ही तट पे स्थित है। मुंगेली में क्या स्थित है, मत्कू द्वीप है, क्या है, मत्कू द्वीप है, मत्कू द्वीप है। मत्कू द्वीप कहाँ पे है, मुंगेली पे है। इसके अलावा इसी नदी के तट पे आपको सोमनाथ देखने को मिल जाएगा, सोमनाथ। और सोमनाथ कहाँ पे है, बलौदा बाजार भाटापारा में है। ये हो गया। इसके अलावा और कौन सी नदी को हमें याद रखना है जी, इसके अलावा अरपा नदी, अरपा नदी, अरपा नदी के तट पर स्थित है बिलासपुर, बिलासपुर शहर स्थित है जी। ठीक, ये है। हसदो नदी, हसदो नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित है, तो इसके तट पर स्थित आपको देखने को मिल जाएगा कोरबा, कोरबा, पीथमपुर, पीथमपुर, चांपा, चांपा, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा इनके तट पे। ठीक, इतना आपको पता चल गया। इसके अलावा केलो नदी याद रख लीजिए, केलो नदी के तट पर रायगढ़ शहर स्थित है, रायगढ़ शहर स्थित है। इसके अलावा और कौन सी नदी याद रखना है जी, वो तो गया सर, इतना ही याद करवाइए ना, और क्या याद करवाते हैं, है ना। तो चलिए हो गया अपना, नहीं, मनियारी नदी से भी आपको याद रख लीजिए, कौन सी नदी, मनियारी, मनियारी नदी। और ये जो मनियारी नदी है इसके तट पे कौन सा शहर स्थित है जी, मनियारी नदी के तट पे लोरमी और तखतपुर, कौन सा, लोरमी और तखतपुर, तखतपुर ये स्थित है, लोरमी और तखतपुर जी। आगर नदी के तट पर स्थित है मुंगेली, आगर नदी के तट पर स्थित है मुंगेली, ये हो गया। ठीक,
हमारा कवर्धा स्थित है सकरी नदी के तट पर, इनको भी याद कर लीजिए। लीलागढ़ नदी के तट पर स्थित है लीलागढ़। ये जो लीलागढ़ है यह एक महत्वपूर्ण स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। मल्हार, ये इनसे कोई याद होना ये हो, ये भी याद होना चाहिए मल्हार। लीलागढ़ नदी के ही तट पर मल्हार शहर स्थित है जी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही हो गया। अभी मेरा भी समय समाप्त होता है, मैं आपको जितना समय मांगा था वो भी हो गया कंप्लीट। तो आज का यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको यह क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।